हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 6 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर इलेक्शंस। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होते हैं? तो वो इलेक्ट होते हैं इलेक्शन के द्वारा। तो आखिर इलेक्शन इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? इलेक्शन डेमोक्रेटिक राइट को यूज़ करने का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस में से एक है। इसीलिए रेगुलर और पीरियोडिक इलेक्शन डेमोक्रेसी में होना ज़रूरी है। पब्लिक ऑफिसर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चूज़ किया जाता है। इंडिया में 3 लेवल पे गवर्नमेंट होते हैं: सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। सेंट्रल लेवल पे लोकसभा के मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट होते हैं और लोकल लेवल पे पंचायत या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू हर 5 साल में ये इलेक्टेड मेंबर्स चूज़ किए जाते हैं या इन्हें हटा दिया जाता है लोगों के द्वारा। लेकिन इंडिया में सारे रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट नहीं होते, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के मेंबर्स। ये सारे लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होते हैं। इस चैप्टर में हमें एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है गुरमत का, जो क्लास 8 में क्लास रिप्रेजेंटेटिव था। तो पूछा यह जा रहा है कि क्या हम बिना फ्रेश इलेक्शन के उसे भी क्लास 9th में सीआर कंटिन्यू करने दें? सिमिलरली उसी तरह हम लोगों से दोबारा इजाज़त लिए बिना हम प्रेस्क्राइब टाइम से क्या गवर्नमेंट 5 साल से ज़्यादा टाइम पे क्या इलेक्शन कंटिन्यू करा सकती है? और क्या इलेक्शन में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट कर रही हो तो ये सही होगा? तो इन सभी का आंसर है नो, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि उन लोगों का पीरियोडिक डिसीजन होना, हमारी तरफ से लेना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी पे, अब आते हैं डायरेक्ट इलेक्शन पे। डायरेक्ट इलेक्शन ऐसे इलेक्शन होते हैं जिसमें सिटीजन्स डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स या लीडर्स को वोट करते हैं। जैसे हमारे कंट्री में प्राइम मिनिस्टर हो गए, हमारे स्टेट के सीएम हो गए, ये सभी डायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट किए गए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन वैसे इलेक्शन होते हैं जिसमें सिटीजन्स रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स बाद में पार्लियामेंट में जाकर बाद में लीडर्स चूज़ करते हैं। जैसे सिटीजन्स एमपीज़ एमएलएज को इलेक्ट करते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। और हाँ, इलेक्शन सिर्फ अभी का प्रोसेस नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल है सेफोलॉजी। सेफोलॉजी का मतलब है साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शन। ये टर्म ग्रीक वर्ड से आया है। सेफोस का मतलब है पेबल और लॉजी का मतलब है सिस्टमेटिक स्टडी। एंशिएंट ग्रीस में पेबल्स का यूज़ होता था वोटिंग के लिए, जिससे ओरिजिन हुआ सेफोलॉजी का। डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल होती है जब इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। इंडिया जैसे कंट्री में जहां मिलियंस ऑफ पीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में वोट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां ढेर सारे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट करें। इसलिए हमें एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और कोऑर्डिनेटेड सिस्टम की ज़रूरत होती है और इसी कोऑर्डिनेटेड सिस्टम का रोल प्ले करता है इलेक्टोरल सिस्टम, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल पार्टीज़, मीडिया, सिविल सोसाइटी और वोटर्स होते हैं। और इन सभी का पावर कॉन्स्टिट्यूशंस और पार्लियामेंट में लॉ के द्वारा डिसाइडेड होता है।